Okay, great. So, welcome all. Reach happy and successful morning. So, this is our series of Connect member session, and today we have Suhas Chavan. Suhas is one of our team member in almost last 5 years working with NS Wealth, and our objective to this session to do awareness and understand about the basic concept of financial planning and investment advisory. Uh, so Suhas is going to take the one session in terms of basics of investment landscape. Suhas, over to you. Yes. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में बात करने वाले हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप होते क्या है। फर्स्ट तो इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में फर्स्ट टॉपिक है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स में डिफरेंस क्या है हम ये समझ लेते हैं। अभी सेविंग मीन्स सेविंग इज द पोर्शन ऑफ करंट इनकम नॉट स्पेंट ऑन कंजप्शंस। मतलब जो भी हम कमाते हैं, जो भी हम अर्न करते हैं, तो हम कहीं पे स्पेंड न करके हमें बैंक में या हमारे वॉलेट में रखते हैं, तो उसको हम सेविंग कहते हैं। जो भी अमाउंट हमारे वॉलेट में रहते हैं उसको सेविंग कहते हैं। और सेकंड वन इज द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग इज द परचेस ऑफ असेट्स विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग फ्यूचर इनकम। में सिंपल इन्वेस्टमेंट का यही डेफिनेशन है कि जो भी हम इनकम कमाते हैं, जो भी सेविंग करते हैं, जब वो सेविंग हम आगे जाके कुछ रिटर्न कमाने के लिए लगाते हैं अमाउंट, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट हम आगे जाके म्यूचुअल फंड या एफडी में रखते हैं, उसमें से हम कुछ रिटर्न्स अर्न करते हैं, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसके बाद सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, इस दोनों में से डिफरेंस क्या है ये हम ये समझ लेते हैं। पहले तो सेविंग मीन्स ऑर्गेनाइज फ्रॉम द सेम रूट एज अ सेव। सेविंग का पहला मतलब यही है, जो भी हम अर्न करते हैं, कमाते हैं, तो वो हम सेव रखना चाहते हैं। सेकेंड वन इज अ फोकस इज ऑन द सेफ्टी ऑफ मनी। सेविंग का एक ही फोकस रहता है, मनी जो भी हम पैसा कमाते हैं उसकी सेफ्टी। उसको हम कहीं पे भी इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं, सिर्फ हमारे पास वो रखते हैं, वॉलेट हो कैश में वो रखते हैं हम। सेकेंड वन इज इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग कंजप्शंस टू सेट असाइड मनी। देन इन्वेस्टिंग हम कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा। इन्वेस्टिंग मीन्स प्राइमरी इन्वेस्टमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट्स। इन्वेस्टमेंट का यही ऑब्जेक्टिव है कि हम कुछ आई उसमें। थिंक सुहास की वॉइस ब्रेक हो रही है मेरे लिए। ओके, अभी आ रही है आवाज? हेलो नितिन सर। इस आवाज आ रही है, क्लियर है आवाज। उसके बाद इन्वेस्टिंग मीन्स इन्वेस्टिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यही है, कुछ हमें अर्न करना है, रिटर्न्स या प्रॉफिट्स। कुछ हम जो भी सेविंग का जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से हमें कुछ प्रॉफिट कमाना है। सेकेंड वन इज इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑन रिस्क फॉर पोटेंशियल रिटर्न्स। हम जो भी अमाउंट है वो कुछ रिस्क लेके हम कुछ ज्यादा इनकम कमाना चाहते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देन इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न। हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए उतना रिस्क भी लेना पड़ता है। तो ये कोरिलेशन है रिस्क और रिटर्न का। जितना हम रिटर्न चाहिए उतना हमें रिस्क लेना पड़ता है। जब तक हम ज्यादा रिस्क लेंगे तब तभी हम ज्यादा रिटर्न्स भी मिलेंगे, और कुछ मैक्सिमम रिटर्न हम कमाने के लिए रिस्क रिटर्न रखते हैं। उसके बाद उस दोनों का रिलेशनशिप क्या है सेविंग और इन्वेस्टमेंट से। सेविंग एंड इन्वेस्टिंग आर स्टेप्स इन द सेम प्रोसेस। दोनों ही सेम प्रोसेस है, सिर्फ उसका जो काम है वो डिफरेंट है, अलग करते हैं दोनों काम। अभी सेविंग कम फर्स्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट से पहले सेविंग आता है। उसके बाद हम कुछ फंड्स क्रिएट करने के लिए जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो सेविंग कम फर्स्ट, क्रिएटिंग फंड्स दैट कैन बी इन्वेस्टेड।
देन इवेल्युएटिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग में से हमें जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके, वो है लो रिस्क। हम सेविंग्स में लो रिस्क रहती है। उसके बाद सेविंग्स में तो लो रिटर्न रहते हैं। सेविंग्स में तो रिटर्न ना के बराबर ही रहते हैं, क्योंकि हम वो कैश में अमाउंट रखते हैं या वॉलेट में रखते हैं इसलिए। और उसकी हाई लिक्विडिटी रहती है, वो हम कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी हम कुछ भी कहाँ पे भी जाके परचेस कर सकते हैं या अर्न कर सकते हैं। यही सेविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स में सिर्फ इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट तो है हाई रिस्क। हमें इन्वेस्टमेंट कुछ रिटर्न रिटर्न कमाने के लिए कुछ रिस्क भी लेना पड़ता है। सो सेकंड इज हाई रिटर्न। इसमें से सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई रिटर्न। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है कुछ लो लिक्विडिटी रहती है। जैसे में सेविंग में हम इजीली कुछ खरीद या परचेस कर सकते हैं, हम अमाउंट हमें मिल सकता है इजीली। बट इन्वेस्टमेंट कुछ होता है कि उसके कुछ कैटेगरी होते हैं या कुछ उसके ये होते हैं। सो लिक्विडिटी उसमें कम रहती है, मतलब अमाउंट इजीली नहीं मिलता है। तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जो भी उसका टैट रहता है उसके हिसाब से वो अमाउंट मिलती है हमें इन्वेस्टमेंट में। सो आगे जाके हम समझते हैं कि डिफरेंट असेट क्लासेस क्या है। अभी तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आर grouped into categories called asset classes which have similar characteristics. इन्वेस्टमेंट के जो भी मार्क्स है, उसको हम 4 कैटेगरी में उसको एसेट क्लास कहते हैं। उसके बाद देर आर 4 ब्रॉड एसेट क्लासेस: रियल एस्टेट, कमोडिटीज, इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम। सो रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज आर नोन एज रियल असेट्स अवेलेबल इन फिजिकल फॉर्म। मतलब जो भी रियल एस्टेट या कमोडिटीज में मीन्स गोल्ड, सिल्वर हो, ये सारे फिजिकल फॉर्म में रहते हैं, तो इसको हम रियल असेट्स कहते हैं या फिजिकल असेट्स कहते हैं। उसके बाद इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम। जो भी इक्विटी या फिक्स इनकम जो भी रहते हैं उसको हम फाइनेंशियल असेट्स कहते हैं। ये सिर्फ अवेलेबल ओनली इन फाइनेंशियल फॉर्म रहते हैं, फाइनेंशियल फॉर्म में रहते हैं। मतलब एक जाके हमें कुछ इक्विटी जो रहते हैं वो कुछ डीपी में रहते हैं, फिक्स इनकम जो बैंक में हम कर सकते हैं। जो भी असेट्स है वो फाइनेंशियली असेट्स रहते हैं, उसको हम फाइनेंशियल फॉर्म में रखते हैं, तो उसको फाइनेंशियल असेट्स कहते हैं हम। सेकेंड, हम फर्स्ट जान लेते हैं कि रियल असेट्स। फर्स्ट असेट क्लास है रियल असेट्स, रियल इस्टेट। सो ये जो रियल इस्टेट जो है मोस्ट पॉपुलर असेट क्लास है। मुझे लगता है ये सारे वर्ल्ड में ये पॉपुलर असेट्स हैं। सेकेंड वन इज पॉपुलैरिटी ऑप्टन ड्यू टू होम ऑनरशिप। मतलब इसकी पॉपुलैरिटी क्यों है? क्योंकि उसकी जो होम ऑनरशिप जो मिलती है उसकी वजह से भी वो पॉपुलर है। और जो समाज में जो भी लोग देखते हैं वो सिर्फ रियल एस्टेट ही देखते हैं लोग। उसके पास रियल एस्टेट होगा तो इतना प्रॉपर्टी है मतलब उसका अंदाज वो लगाते हैं लोग हमारे समाज में तो। सो ये तो इसके लिए वो पॉपुलर है सबसे ज्यादा। और ये हमारे मेजर लाइफ में एक्सपेंसिव हम उसको कह सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो सकती। सेकेंड वन इज होम फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट। जो भी होम हम लेते हैं बाहर जाके, तो उसको हम रहने के लिए जो होम लेते हैं तो उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं। तो वो तो हमारी सेल्फ एक असेट है, उसके हम हमारे वो जरूरत है रहने के लिए। सो उसको हम असेट नहीं कह सकते, मतलब इन्वेस्टमेंट भी नहीं कह सकते। उसके कुछ क्लासिफिकेशंस है, उसमें से रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, लैंड, कमर्शियल रियल एस्टेट, ये सारे क्लासिफिकेशन है। उसके बाद रियल एस्टेट कुछ थ्रेड्स है, वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो लोकेशन। हम क्रुशियल फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी लोकेशन हमें चूज करना पड़ता है वहां पे जो इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस है, मतलब हर जगह जाके हम देखते हैं कि हर उस असेट्स की प्राइस अलग अलग रहते हैं। हर एक असेट में, मतलब स्टेट में जाके या हर एक सिटी में जाके देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट okay, sorry for some disturbance. Threats of real estate location.
लोकेशन का बहुत सारा इम्पैक्ट रहता है इसमें। सेकेंड वन इज ए इलिक्विडिटी। ये हम डिफिकल्ट टू क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश। ये जो एसेट है उसको हम इजीली लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं। उसको लिक्विडेट करने के लिए मतलब वो सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए, उसको इन्वेस्टर मिलना चाहिए, बायर मिलना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको बेच सकते हैं या उसमें से हमें कुछ कैश मिल सकती है उसके बाद ही। सेकेंड वन इज इन विजिबिलिटी। कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। उसको हम एक स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ वो जो लैंड है या कुछ असेट्स रहती है वो फुल्ली असेट्स रहती है। मतलब जो भी हम अपार्टमेंट रहेगा तो फुल्ली अपार्टमेंट में होता है, तो उसको हम डिवाइडेबल नहीं कर सकते हैं। तो वो इसके लिए वो स्मॉलर पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकती। सेकेंड वन इज ए फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसका ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है वो फिजिकल एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद इनकम जनरेशन। इसमें से सिर्फ हम रेंट इनकम से वो इनकम जनरेट कर सकते हैं, या जो फ्यूचर में जो ग्रोथ रहेगी उसके हिसाब से वो इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स सम ब्रोकरेजेस रजिस्ट्रेशन फीस। म्हणजे इसका हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट रहता है, मतलब बीच में जो ब्रोकरेज रहते हैं उनका कुछ ब्रोकरेज रहता है, या रजिस्ट्रेशन फीस हाई रहती है। इसकी वजह से रियल एस्टेट में हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट रहते हैं। सेकेंड वन इज ए मेंटेनेंस एंड टैक्सेस, सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस दैट अफेक्ट आरओआई। मतलब जो भी उसका मेंटेनेंस रहता है हमें हर साल वो करना ही पड़ता है रियल एस्टेट का, तो उसका इफेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में पड़ता है। सो टैक्सेस भी उस पे से ज्यादा रहते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में पड़ता है। इसके बाद उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सॉरी, यहाँ पे मुझे अपडेट करना भूल भूल गया। यहाँ पे कमोडिटीज करके है, कमोडिटीज एज एन एसेट क्लास करके है। तो फर्स्ट कमोडिटीज में हम समझ लेते हैं उसका फैमिलियरिटी क्या है। सो कमोडिटी मीन्स डेली कंजप्शन, मीन्स एग्रीकल्चर कमोडिटीज, स्पाइसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल, और मेटल्स में गोल्ड गोल्ड सिल्वर, ये कमोडिटी में आ जाते हैं सारे। मोस्ट आर नॉट इन्वेस्टेबल ड्यू टू पेरिसेबिलिटी और स्टोरेज इश्यूज। इसको हम कह सकते हैं कि ये स्टोरेज इशू रहता है इसका। हम बाय करते हैं लेकिन बाद में वो स्टोरेज कहाँ पे करेंगे, ये सबसे बड़ा इशू रहता है इसका। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। सेकंड मतलब फर्स्ट जो कम्युनिटी में रहता है वो डेरिवेटिव्स रहते हैं। तो उसमें से हम क्या करते हैं, लेवरेज कॉन्ट्रैक्ट्स मींस हाई रिस्क ड्यू टू लार्ज एक्सपोजर विद स्मॉल कैपिटल। हम स्मॉल कैपिटल में कुछ लार्ज लेवरेज लेते हैं और उसमें से हाई रिस्क हम कैरी करते हैं। सेकंड वन इज शॉर्ट टर्म नेचर। ये शॉर्ट टर्म नेचर नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नीड्स। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हम कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उसके हिसाब से हम शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट ही कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल नहीं है। सेकेंड वन इज इन्वेस्टेबल कमोडिटीज। इन्वेस्टेबल कमोडिटीज में आता है गोल्ड एंड सिल्वर। सो गोल्ड एंड सिल्वर ग्लोबली एक्सेप्टेड एसेट विथ सिंक्रोनाइज्ड प्राइसेस। मतलब ये गोल्ड एंड सिल्वर ग्लोबली एक्सेप्ट करते हैं विद देयर सिंक्रोनाइज्ड प्राइसेस। मींस जो भी उनके करेंसी से करेंसी प्राइस फ्लक्चुएशन, इसमें हम वो हेज वगैरह कर सकते हैं। सेकेंड वन इज ए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट और वैल्यू स्टोरेज फॉर सेंचुरीज। मतलब एक हिस्ट्री से हम देख सकते हैं कि इसको प्रायोरिटी देते आ रहे हैं गोल्ड और सिल्वर को, और सेंचुरी से उसको हम स्टोरेज करके रख रहे हैं। सेकेंड वन इज सेफ हेवन। गोल्ड ऑफ्टन कंसिडर्ड रेफ्यूज ड्यूरिंग इकोनॉमिक और करेंसी फेलियर। मतलब जो जब भी मार्केट गिरता है या करेंसी फेलियर रहते हैं तो उसके हिसाब से गोल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशंस। इसको इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन में कह सकते हैं कि नो करंट इनकम, reliance on capital appreciations, then purity concerns, varying degrees of purity, certification increases cost, lack of it risk lower quality। मतलब इसका जो भी प्योरिटी रहती है तो उसको हमें चेक करना पड़ता है कितना प्योर है कितना नहीं है। देन उसका सर्टिफिकेशन हमें
देखना पड़ता है, तो उसका कॉस्ट इंक्रीज होता है सर्टिफिकेशन के हिसाब से। एंड देन लैक ऑफ इट रिस्क लोअर क्वालिटी। देन थर्ड कैटेगरी हम समझ लेते हैं बॉन्ड एंड असेट क्लासेस। बॉन्ड्स मीन्स क्या है? फर्स्ट ऑफ बोरोइंग एंड रीपेमेंट। सो फर्स्ट ऑफ बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड पोटेंशियल इंटरेस्ट। जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो लोन के हिसाब से वो आगे जाके वो मतलब लोगों को बैंक वाले देते हैं, तो उसमें से जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है या जो इंटरेस्ट है वो कमाते हैं हम। उसके बाद मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। जो भी मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट हम इन्वेस्ट करना है वो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में अवेलेबल है। सेकेंड वन इज इश्यूअर्स, मतलब ये इशू कौन करते हैं बॉन्ड्स? फर्स्ट तो कंपनीज, यूनियन गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ये सारे इश्यू है जो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर इशू करते हैं। उसके बाद इनकम एंड कैपिटल गेन्स, इसमें इनकम क्या रहता है और कैपिटल गेन्स क्या रहते हैं? सो रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स प्रोवाइड करंट इनकम। जो भी रेगुलर इंटरेस्ट जो कमाते हैं वो एज अ इंटरेस्ट करके वही इनकम रहता है उसका। Second one is a holding till maturity, generally yields no capital gains. Then secondary market transactions can result in capital gains or losses. जो भी सेकेंडरी मार्केट में जो भी बॉन्ड रहते हैं उसके रिजल्ट इन कैपिटल गेन्स या उसका लॉस हम कह सकते हैं उसको। देन उसके रिस्क एंड सेफ्टी क्या है ये समझ लेते हैं। फर्स्ट तो जनरली सेफर देन इक्विटी बट नॉट रिस्क फ्री। ये इक्विटी से सेफ रहता है बट रिस्क फ्री नहीं रहता है, मतलब इसमें डिफॉल्ट के चांसेस रहते हैं जो भी बॉन्ड रहते हैं या एफडी रहते हैं, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है इसमें। देन रिस्क रिस्क टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल लेटर। देन क्लासिफिकेशंस, उसमें क्लासिफिकेशन बॉन्ड्स में क्या क्या है? फर्स्ट तो इश्यूअर्स रहते हैं गवर्नमेंट और कॉरपोरेट, मतलब कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है और जो कॉरपोरेट कंपनियां रहता है वो कुछ बॉन्ड्स इशू करते हैं। उसके बाद हम सेकंड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मैच्योरिटी पे। एक तो फर्स्ट है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स के लिए वो करते हैं, सेकंड वन इज ए मीडियम टर्म, थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म हमें वो इनकम जनरेशन के लिए रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकम कमा सके इसलिए वो लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट असेट क्लास है इक्विटी। इक्विटी तो सबको पता ही है, मतलब इक्विटी कैसा वर्क करता है क्या करता है, लेकिन हम कुछ मैं यहाँ से कुछ समझाने की चेष्टा करता हूँ। फर्स्ट वन इज अ इक्विटी ऑनरशिप कैपिटल, मतलब इक्विटी का ऑनरशिप कैपिटल क्या रहता है? फर्स्ट तो है बाइंग शेयर्स मेक्स यू अ पार्ट ऑनर इन बिजनेस, मतलब हम भी जो भी मार्केट में शेयर्स बाई करते हैं तो उस कंपनी के हम कुछ परसेंटेज में या उसके ऑनर रहते हैं या शेयर होल्डर हो जाते हैं। उसके बाद रिप्रेजेंट रिस्क कैपिटल लिंक्ड टू बिजनेस परफॉर्मेंस, जो भी रिस्क रहेगी वो उसके रिलेटेड बिजनेस परफॉर्मेंस का क्या है, उसका आगे जाके परफॉर्मेंस क्या रहेगा फ्यूचर में, या बैक का क्या परफॉर्मेंस है, इसके उस पर डिपेंड रहता है उसका रिस्क। सेकेंड वन इज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, रिटर्न्स ऑफ्टन एक्सीड इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग परचेसिंग पावर, मतलब ये जो एसेट है इक्विटी वाली वो इन्फ्लेशन को बीट करके उसमें से ज़्यादा कुछ हमें रिटर्न्स मिला, मतलब मिला देते हैं। और उसमें जो भी हमारी परचेस पावर रहती है वो इंक्रीज करते हैं, आगे जाके उसमें से हमें अमाउंट ज़्यादा मिलता है, रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं, तो आगे जाके हम उसको गेन कह सकते हैं। उसके बाद है टिपिकली आउटफॉर्म्स अदर इन्वेस्टमेंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड्स। ये लॉन्ग पीरियड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आउट परफॉर्म रहता है, मुझे ज़्यादा हम जब तक लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तब तक इसमें से हमें रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद है इनकम एंड एप्रिसिएशंस, तो इसमें से इनकम क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मैक्सिमम रिटर्न मिलते हैं। उसके बाद पोटेंशियल फॉर डिविडेंड्स फ्रॉम कंपनी प्रॉफिट्स, जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो कुछ हमें इन्वेस्टर को डिविडेंड्स या बोनस शेयर्स वगैरह ऐसे में वो देते हैं। सेकेंड में वन इज लास्ट वन इज प्राइस फ्लक्चुएशंस, इसमें से प्राइस फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा रहता है इक्विटी में। प्राइसेस ऑफ्टन वोलाटाइल बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स फॉलो कंपनी परफॉर्मेंस,
मतलब इसमें तो वोलेटाइल ज़्यादा रहते हैं इक्विटी वाले, लेकिन हम जब तक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे, उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिल सकते हैं। उसके बाद है प्रॉफिट ग्रोथ टेंड्स टू डिराइव शेयर प्राइस इंक्रीजेस। जैसे जैसे उस शेयर की प्राइस बढ़ती जाएगी, वैसा वैसा हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस और थॉट्स? आई होप आपको इसमें से कुछ क्लियरिटी आया होगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एक्सप्लेन दिस सेशन इन अगेंस्ट इन क्लाइंट्स और मेंबर्स। Thank you, Suhas. You tried well. Yes, ma'am. Thank you so much. Good try. Of course, there is always room for improvement, Yes, ma'am. Thank you. and you can definitely do better. But yeah, it was a very good attempt the first time. Hmm? Yes, ma'am. Thank you. Any question? No questions from my side. Yeah. Oh, thank you. Any questions? Sushil ma'am, Purnima, Javed sir, Tejas, and Yeah, no question from my end. Hello. yes, sir. Sir, mute आहात तुम्ही. Registry is presenting. No, sir. These are 2 points. मतलब जो भी 2 पॉइंट थे वो मैंने ही शेयर किए. Okay. ठीक है. Anyone have any questions? Megha ji, you have any question? No questions. I already told him. Okay, fantastic. Okay, thank you for joining. So we'll record these sessions and we will put on the YouTube. Thank you, Suhas. Thank you. Yeah. Thank you, Nitin. Thank you, Thank you, Suhas. Suhas. Good try. Good try. Thank you. Yeah. Bye. Thank you for joining.